हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सेशन। आज हम ग्रेड 7 IMO 2016 ईयर पेपर की प्रैक्टिस करने वाले हैं। बहुत ही मज़ा आने वाला है और हम बहुत सारी ट्रिक्स और टिप्स भी देखेंगे किस तरीके से हम एग्ज़ाम के अंदर हमारे टाइम को बचा सकते हैं और फटाफट से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मैथमेटिकल रीजनिंग के क्वेश्चन से। ठीक है। सो ये जो है हमारा 2016 ईयर का सेट ए है, क्लास 7 IMO एग्ज़ाम। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर बोलता है कि which of the following option is not true with respect to given number line। कौन सा सही नहीं है वो हमें बताना है। नंबर लाइन में एक चीज़ हमें ध्यान रखनी है, टू द राइट ऑफ ज़ीरो, और वी कैन से टू द राइट अ नंबर इज ऑलवेज बिगर देन द नंबर प्रेजेंट एट लेफ्ट। सो राइट में जो भी नंबर होगा हमेशा वो बड़ा होगा लेफ्ट वाले से, इतना हमें ध्यान रखना है बस। तो यहाँ पे ए जो है वो बी के राइट में है, यानी हम बोल सकते हैं ए जो है वो ग्रेटर है बी से। यहाँ पर हमें बताना है कौन सा ट्रू नहीं है। यहाँ पर बोला है बी इज ग्रेटर देन -10। देखिए -10 के राइट में बी है, मतलब ग्रेटर होगा, सही है। ए इज ग्रेटर देन जीरो, जीरो के राइट में ए है, बिल्कुल सही है, ये भी सही है। ए इज ग्रेटर देन बी, अभी हमने बोल दिया ए इज ग्रेटर देन बी इज ग्रेटर देन जीरो। बी जो है यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखें तो बी जो है वो जीरो के लेफ्ट में है, राइट। तो क्योंकि बी जो है वो ज़ीरो के लेफ्ट में है, इसलिए वो ग्रेटर नहीं होगा, वो लेस होगा। बी विल बी लेस देन ज़ीरो, नॉट ग्रेटर देन ज़ीरो। तो हमें यहाँ पर पूछा था कि कौन सा हमारा ऑप्शन जो है वो नॉट ट्रू है, तो इसका हमारा आंसर हो गया डी। जो हमारा आंसर डी है वो नॉट ट्रू है। तो दिस इज द आंसर फॉर द फर्स्ट क्वेश्चन, राइट। तो हमें सिर्फ इतना ही देखना है, राइट और लेफ्ट, हमें वैल्यूज़ पे नहीं जाना है। यहाँ पर हम वैल्यू निकालने लग जाए कि -10 है तो इससे आगे -9 -8, इस तरीके से हमें नहीं जाना है। हमें सिर्फ इतना देखना है और हमारा आंसर आ गया फर्स्ट का डी आंसर। आई होप फर्स्ट क्वेश्चन समझ में आया होगा। हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पर बोला है आउट ऑफ 5 ब्रांड्स ऑफ चॉकलेट इन अ शॉप, a boy has to purchase the brand which is most liked by children. What measure of central tendency would be most appropriate if the data is provided to him। यानी कि जो सबसे ज़्यादा लाइक करी जा रही है वो वाली चॉकलेट वो बच्चा उठाता है 5 ब्रांड में से। सो जो भी चीज़ ज़्यादा बार आती है किसी भी सेंट्रल टेंडेंसी में, किसी भी डेटा के अंदर, तो उसको हम बोलते हैं मोड। तो इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, मोड। जैसे कि अगर यहाँ पर एक डेटा में लिखता हूँ यहाँ पे 1 2 3 1 1 4 5 7 3, तो यहाँ पर इसका मोड क्या होगा, तो जो भी वैल्यू सबसे ज़्यादा बार आ रही है वो हमेशा मोड होता है। तो अगर हम काउंट करते हैं तो 1 2 3, 3 टाइम्स यहाँ पर 1 आ रहा है सबसे ज़्यादा बार, इसका मोड हो गया 1। तो यहाँ पर भी जो 5 चॉकलेट है उसमें से जो भी सबसे ज़्यादा पसंद की जा रही है बच्चों में वही उसका मोड होगा। तो इसका आंसर हो गया यहाँ पर बी। मीन में क्या होता है, मीन का सिंपली हम बोले तो ये एवरेज होता है, राइट, दिस इज एवरेज। और मीडियन में हम क्या करते हैं, हम डेटा को पहले अरेंज करते हैं चाहे असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में, और फिर हम अगर वो ऑड नंबर में डेटा गिवन है तो n+1/2 हमारा फॉर्मूला हो जाएगा, और अगर इवन में गिवन है तो n/2+1 हमारा जो टर्म होगी वो मीडियन होगी। इसके ऊपर हम आगे क्वेश्चन भी करने वाले हैं, बट इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मोड। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करना है तो चलिए सॉल्व करते हैं। यहाँ पर 0.06x प्लस 0.09 का 15 से मल्टीप्लाई करना है। पहले हम डेसिमल को भूल जाते हैं, हम 9 का मल्टीप्लाई 15 से करते हैं। 9 5 ज़ा 45, 4 कैरी, 9 1 ज़ा 9, 4 13, 135। अब 0.09 में डेसिमल के बाद 2 नंबर्स है 0 एंड 9, यानी कि जो भी हमारा प्रोडक्ट का रिजल्ट आया है उस रिजल्ट में हम राइट साइड से 2 नंबर छोड़ के डेसिमल लगाएंगे। तो 5 3 छोड़ा और यहाँ पे डेसिमल लगा 1.35। फिर प्लस 0.09 का मल्टीप्लाई -x से हो रहा है, राइट। तो प्लस माइनस माइनस 0.09x, हमें यहाँ पर साइन का भी ध्यान रखना है, इक्वल्स टू 0.07 का मल्टीप्लाई 15 से है, एक बार डेसिमल भूल जाते हैं, 7 का मल्टीप्लाई हम 15 से करते हैं। 7 5 ज़ा 35, 3 कैरी, 7 1 ज़ा 7 प्लस 3 10। अब अगेन
0.07 में भी डेसिमल के बाद 2 नंबर है, तो इस प्रोडक्ट के रिजल्ट में भी हम राइट साइड में 2 नंबर छोड़ के डेसिमल लगाएंगे तो 1.05, राइट। अब हम क्या करते हैं, हम पहले जो वेरिएबल वाली टर्म्स है, जो भी लाइक टर्म है, उन्हें हम ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पर ये 0.06x और माइनस 0.09x को अगर हम ऐड करेंगे तो माइनस 0.03x आएगा, और प्लस 1.35 एज इट इज इक्वल्स टू 1.05। अब हम यहाँ पर वैल्यूज़ को एक बार ट्रांसपोज कर देते हैं। तो अगर हम वैल्यू ट्रांसपोज करें तो हम क्या कर रहे हैं, हम इस x वाली टर्म को राइट हैंड साइड लेके आ रहे हैं और इस न्यूमेरिकल टर्म को लेफ्ट हैंड साइड लेके आ रहे हैं, तो इनके साइन चेंज होंगे। जब भी हम किसी वैल्यू को वन साइड से अदर साइड ट्रांसपोज करते हैं, तो अगर वो पॉजिटिव है तो नेगेटिव बन जाएगी, नेगेटिव है तो पॉजिटिव बन जाएगी। 1.35 एज इट इज लेफ्ट हैंड साइड, 1.05 राइट से लेफ्ट आएगा तो हो जाएगा माइनस का 1.05 इक्वल्स टू माइनस 0.03 राइट से एक्स राइट से जाएगा तो हो जाएगा प्लस का 0.03x। तो 1.35 में से 1.05 गया तो यहाँ पे बचता है 0.30 इक्वल्स टू 0.03x, और x इक्वल्स टू हो जाएगा 0.30 अपॉन 0.03। तो डेसिमल से डेसिमल कैंसिल हुए, 30/3 विच इज 10, तो यहाँ पे x की वैल्यू आ गई 10, विच इज ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। तो हमारा जो करेक्ट आंसर हुआ यहाँ पर वो हुआ ऑप्शन नंबर सी। ओके, आई होप ये जो क्वेश्चन है ये भी सभी को समझ में आया होगा किस तरीके से हमें इक्वेशंस को सॉल्व करना है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ओके, यहाँ पर हमें गिवन है इफ L and M आर पैरेलल एंड CD इज द ट्रांसवर्सल देन एंगल 1 and 2 रिप्रेजेंट्स विच टाइप ऑफ एंगल। तो अगर हम यहाँ पर ध्यान से देखें तो यहाँ पर एक जेड टाइप का फॉर्मेशन हो रही है। जस्ट गिव मी अ सेकंड, यस, yes, so you can see that यहाँ पर जब भी जेड टाइप की फॉर्मेशन होती है, यस, तो क्या होता है, हमारे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स फॉर्म होते हैं। सो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल जो भी जेड टाइप की फॉर्मेशन में होता है उन्हें हम बोलते हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ये जेड किसी भी तरीके से बन सकता है, चाहे ये इस तरीके से उल्टा जेड भी बन सकता है, ये इस तरीके से भी बन सकता है, और ये इस तरीके से भी बन सकता है। तो यहाँ पर ये जितने भी एंगल फॉर्म हुए, चाहे वो ये वाला एंगल हो या फिर ये वाला एंगल हो या फिर ये वाला एंगल हो, ये एंगल सारे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल होते हैं। तो अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखें, यहाँ पर भी एक जेड फॉर्म हो रहा है। लेट मी ड्रॉ इट फॉर यू। यस, ओके, you can see this and this. I hope you are able to see this Z here. तो Z फॉर्म हो रहा है, तो एंगल 1 एंड एंगल 2 ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल होंगे। सो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाता है। बाकी एंगल को इंटीरियर एंगल जो ट्रांसवर्सल के एक ही साइड में इंटीरियर में हो, इंटीरियर बोला है और को इंटीरियर है। जैसे अगर मान लीजिए ये हमारी पैरेलल लाइन है इस तरीके से और एक ट्रांसवर्सल लाइन कट कर रहा है, तो यहाँ पर ये वाला एंगल लेट्स से अल्फा बीटा ये को इंटीरियर एंगल है, या फिर ये वाला एंगल और ये वाला एंगल लेट्स से गामा एंड डेल्टा ये को इंटीरियर एंगल होंगे और ये आपस में इक्वल होते हैं, अल्फा इक्वल्स टू बीटा एंड गामा इक्वल्स टू डेल्टा। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल जो एक ही तरह के शेप या एक ही लोकेशन पे होते हैं। जैसे मान लो यहाँ पे एक एंगल 1 है और ये बीटा एंगल, एंगल 1 और एंगल बीटा ये आपस में इक्वल होंगे, ये दोनों एल टाइप का शेप फॉर्म कर रहा है। अगर हम एंगल 1 देखें तो इस तरीके से शेप फॉर्म कर रहा है और बीटा भी एल टाइप का शेप फॉर्म कर रहा है, दोनों का शेप सेम बन रहा है या वो एक ही लोकेशन पे प्लेस्ड है, तो ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल होंगे। और एक्सटीरियर एंगल का मतलब होगा जो बाहर बाहर होते हैं उन्हें हम बोलते हैं एक्सटीरियर एंगल, जो पैरेलल लाइन से बाहर होंगे। तो यहाँ पर हमारा आंसर था ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, विच इज ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पर बोले विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई।
अगर हम यहाँ पर ध्यान से देखें तो यहाँ पर हमें बोला गया है कि ए बी इक्वल्स टू ए सी, ये जो साइन यहाँ पे शो कर रहा है इसका मतलब इक्वल साइड्स हैं। जब ए बी इक्वल ए सी है, मान लीजिए ये एंगल 1 है और ये एंगल 2 है, ठीक है, तो हम बोलेंगे एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2। अगर टू साइड्स इक्वल हैं तो उनके ऑपोजिट एंगल भी आपस में इक्वल होते हैं, ये आइसोस्केलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी है। तो साइड ए बी के ऑपोजिट एंगल 2 है और साइड ए सी के ऑपोजिट एंगल 1 है, ये आपस में इक्वल होंगे। अब अगर हम ध्यान से देखें, ये जो हमारी लाइन जा रही है बी सी, इस बी सी लाइन के ऊपर इस तरीके से एक एंगल फॉर्म हो रहा है, यह एंगल एक्स है और ये एंगल 1 है। तो ये क्या फॉर्म कर रहे हैं, इस तरीके के एंगल को जब भी एक लाइन के ऊपर कोई रे स्टैंड करती है तो उन एंगल्स को जो है हम बोलते हैं लीनियर पेयर एंगल। तो ये बना रहे हैं लीनियर पेयर और इनका सम 180 होता है। तो एंगल x प्लस एंगल 1 इक्वल्स टू 180। सिमिलरली अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पर इस तरीके से भी एंगल फॉर्म हो रहा है, ये एंगल 2 है और ये एंगल y है। तो एंगल 2 प्लस एंगल y इक्वल्स टू 180, ये भी लीनियर पेयर होंगे, राइट। और एंगल 1 और 2 तो इक्वल है, तो इन दोनों इक्वेशन से हम बोल सकते हैं कि एंगल x और y भी आपस में इक्वल होंगे। क्योंकि मान लो अगर हमारा एंगल जो है यहाँ पर, जो एंगल 1 है मान लो 50 है और एंगल 2 भी 50 है फॉर एग्जांपल, तो x के लिए कितनी हो जाएगी 180 माइनस 50 130 और y के लिए भी 180 माइनस 50 130। तो एट लास्ट दोनों एंगल हमारे बराबर रहेंगे, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर होगा, राइट। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा रहा ऑप्शन नंबर सी, x इक्वल्स टू वाई। आई होप ये क्वेश्चन भी सभी को समझ में आया होगा। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइंगल इज कॉन्ग्रुएंट टू गिवन ट्राइंगल। इस ट्राइंगल को हम एक नाम दे देते हैं ए बी सी। सो यू कैन सी हमें क्या गिवन है, हमें ए बी गिवन है 8 मीटर, हमें ए सी गिवन है 5 मीटर और इन दोनों साइड्स के बीच का इंक्लूडेड एंगल एंगल बी ए सी हमें गिवन है 80 डिग्री। तो हमें किसी दूसरे ट्राइंगल में भी यही चीज़ें चाहिए। ये यहाँ पर कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया फॉलो हो रहा है, एस ए एस, साइड एंगल साइड, टू साइड्स इक्वल है और उनके बीच का इंक्लूडेड एंगल इक्वल है। तो हमें ऐसे ही एक ट्राइंगल ढूंढना है जहाँ पे साइड के बीच में एंगल हो। यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखिए 8 और 5 के बीच में 80 नहीं है तो नहीं होगा, यहाँ पे तो एंगल 70 हो गया, नहीं होगा। यहाँ पर 8 और 5 के बीच में 80 नहीं है, नहीं होगा। लेकिन ऑप्शन सी में वैकेंसी 8 और 5 के बीच में 80 है। सो साइड हमारी इक्वल है और बीच का एंगल भी इक्वल है इंक्लूडेड, इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी ही हमारा करेक्ट आंसर है। जो गिवन ट्राइंगल की कॉन्ग्रुएंट है वो ऑप्शन नंबर सी वाला हमारा ट्राइंगल होगा, राइट। सो इस क्वेश्चन का आंसर था हमारा ऑप्शन नंबर सी। आई होप ये भी इजी क्वेश्चन था, समझ में आया होगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। ओके, यहाँ पर कुछ बड़े बड़े हमें फ्रैक्शंस गिवन है और हमें बोला है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो वन वे तो ये है कि हम इन्हें डिवाइड करके मल्टीप्लाई करके चेक करें, बट वो बहुत लेंदी प्रोसेस हो जाती है, इतना हमारे पास टाइम नहीं होता है। तो हम क्या करेंगे, हमें एक बात ध्यान रखनी है कि लेट मी राइट इट हियर, प्रोडक्ट ऑफ एनी नंबर विथ अ नंबर लेस देन 1 इज लेस देन दैट नंबर। प्रोडक्ट ऑफ एनी नंबर विथ अ नंबर लेस देन 1 is less than that number। अगर हम किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई एक दूसरे नंबर जो कि 1 से छोटा है से करेंगे तो जो भी रिजल्ट आएगा वो उस नंबर से छोटा आएगा। तो यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखें तो 119 से अगर हम 231 को डिवाइड करते हैं तो यहाँ पर जो वैल्यूज आएगी वो कुछ डेसिमल में आएगी हमारी, लेट से 1 पॉइंट समथिंग कुछ वैल्यू आएगी, 1.9 समथिंग हम मान लेते हैं, ठीक है, ये डिवीज़न। और 117 को अगर हम डिवाइड करते हैं 118 से
तो ऑब्वियसली क्योंकि डिनोमिनेटर बड़ा है न्यूमरेटर से, तो ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हुआ, राइट। यस, सो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर वैल्यू आएगी पॉइंट में, लेट्स से 0.9 समथिंग कुछ आएगी, राइट। तो हम इस 1.9 का मल्टीप्लाई एक नंबर से कर रहे हैं जो 1 से छोटा है, तो क्या होगा, जो भी रिजल्ट आएगा, जो भी हमारा रिजल्ट होगा वो छोटा होगा 1.9 से, यानी इस 231 बाय 119 वाले फ्रैक्शन से छोटा होगा। बट यहाँ पर क्या बोला है ऑप्शन नंबर ए में कि जो इन नंबर का प्रोडक्ट है वो बड़ा है 231 अपॉन 119 से, जो कि गलत है, राइट। सो फर्स्ट ऑप्शन हमारा हो गया रॉन्ग, राइट। हम सेकंड की तरफ चलते हैं। प्रोडक्ट ऑफ 17 अपॉन 25, अगेन जो हमारा प्रोडक्ट है यहाँ पर, अगर हम ध्यान से देखें तो डिनोमिनेटर यहाँ पर बड़ा है, राइट। जो हमारा डिनोमिनेटर बड़ा है यहाँ पर, तो इसकी वैल्यू भी डेसिमल में आएगी, पॉइंट 0 पॉइंट समथिंग, राइट। और ये हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन है। जब भी हमारा डिनोमिनेटर बड़ा होता है न्यूमरेटर से, तो वो प्रॉपर फ्रैक्शन होता है, राइट। जैसे यहाँ पर भी डिनोमिनेटर बड़ा था न्यूमरेटर से, ये प्रॉपर फ्रैक्शन था, राइट। सो लेट्स से अगर हमारे 17 अपॉन अगर हम 25 करते हैं तो पॉइंट लेट्स से 6 समथिंग कुछ वैल्यू आएगी। इसका मल्टीप्लाई हम कर रहे हैं 117 डिवाइड बाय 225 से, तो ये मान लीजिए 0.5 समथिंग कुछ वैल्यू आएगी, ये भी प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो क्या इन दोनों का मल्टीप्लाई हम 0.6 जो हमारा फ्रैक्शन है उसका मल्टीप्लाई 0.5 से करेंगे, तो जो भी रिजल्ट आएगा वो तो हमारा 0.6 से छोटा ही होगा, यानी 17 अपॉन 25 फ्रैक्शन छोटा ही होगा। लेकिन यहाँ पर बोला है ग्रेटर देन 17 अपॉन 25, तो ये भी ऑप्शन गलत है, क्योंकि ये लाइन देखिए, प्रोडक्ट ऑफ एनी नंबर विथ अ नंबर लेस देन 1 इज लेस देन दैट नंबर, राइट। अब हम नेक्स्ट की ओर चलते हैं। 1735 अपॉन 2001, अगेन ये प्रॉपर फ्रैक्शन है हमारा, तो ये 0.8 समथिंग कुछ होगा, और इसका मल्टीप्लाई हम कर रहे हैं 2734 अपॉन 2724, ये 1 के अराउंड कुछ आएगा। तो किसी नंबर का मल्टीप्लाई अगर हम 1 या ग्रेटर देन 1 करते हैं, तो जो हमारी वैल्यू होगी वो हमारी बड़ी होगी, क्योंकि ये 1 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा, 003 समथिंग कुछ आएगा, तो ऑब्वियसली वैल्यू 0.8 से तो बढ़ेगी ही। तो जो भी रिजल्ट आएगा वो ग्रेटर होगा इस 0.8 वाले फ्रैक्शन से। क्या यहाँ पे ये लिखा हुआ है इज ग्रेटर देन 1735 अपॉन 2001, यस। तो ये हमारा करेक्ट स्टेटमेंट है। और लास्ट को भी हम चेक कर सकते हैं, ये तो सिंपल है चेक करना। 1/3 जो होता है हमारा इंटू 4/5, 4 1 4 5 3 15, और सेकंड मल्टीप्लाई हो जाएगा 8 3 24 और 4 2 8 6/7। अगर हम कैंसिल कर दें 4 2 8 3 2 6/7, सो ये कितना हो जाएगा 15 3 45, सो ये 0.26 समथिंग कुछ आएगा, और 7 8 सो 0.85 समथिंग कुछ आएगा। सो कौन सा ग्रेटर है, ये वाला फ्रैक्शन ग्रेटर है, लेकिन यहाँ पर फर्स्ट वाले को ग्रेटर कर रखा है, इसलिए ये भी रॉन्ग हो जाएगा। तो इन सारे स्टेटमेंट में ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर था। प्रोडक्ट ऑफ 1735 अपॉन 2001 एंड 2734 अपॉन 2724 इज ग्रेटर देन 1735 अपॉन 2001। तो ऑप्शन सी हमारा इसका करेक्ट आंसर होगा। इस तरीके से हम इसको चेक करते हैं। सो हमें डिवाइड नहीं करना है, ये मैंने सिर्फ समझाने के लिए बताया। यहाँ पर हम सिर्फ फ्रैक्शन देखेंगे कि 1 से छोटा है या बड़ा है, और उस हिसाब से हम देखेंगे। सो हमने क्या यहाँ पे कॉन्सेप्ट सीखा कि प्रोडक्ट ऑफ एनी नंबर विथ अ नंबर लेस देन 1 इज लेस देन दैट नंबर, राइट। एंड प्रोडक्ट ऑफ एनी नंबर विथ अ नंबर ग्रेटर देन 1 इज ग्रेटर देन दैट नंबर, जैसे ऑप्शन नंबर सी में था। आई होप ये कॉन्सेप्ट सभी को समझ में आया होगा। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पर हमें बोला है कि रन स्कोर्ड इन अ क्रिकेट मैच बाय 11 प्लेयर इज एज फॉलोज, फाइंड मीन मोड एंड मीडियन रेस्पेक्टिवली ऑफ दिस डेटा। हमें यहाँ पे तीनों ही सेंट्रल टेंडेंसी फाइंड करनी है। ओके, तो हम यहाँ पे फाइंड करते हैं।
सबसे पहला सिंपल है मोड। मैंने क्या बताया था, मोड क्या होता है, जो वैल्यू सबसे ज़्यादा बार अपीयर हुई है। तो अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखें तो 11 हमारा सबसे ज़्यादा बार आया है 2 टाइम्स, राइट। इसके अलावा सारी वैल्यू 1 1 टाइम है। तो 11 अगर ज़्यादा बार आया तो इसका जो मोड हो जाएगा वो हो जाएगा 11। मोड यहाँ पर 11 है। देखो फर्स्ट में मीन पूछा है, सेकंड में मोड पूछा है। तो सारे ऑप्शन में सेकंड वैल्यू अगर 11 हमें मिलता है ऑप्शन तो हम उसको मार्क करेंगे। लेकिन यहाँ पर सारे ऑप्शन में 11 के बने, तो हम किसी एक क्वेश्चन को निकालेंगे। सबसे पहले हम मीन फाइंड करते हैं। मीन सिंपल एवरेज होता है, सम ऑफ डेटा गिवन टू अस डिवाइड बाय यस डिवाइड बाय नंबर ऑफ डेटा, नंबर ऑफ डेटा। सो यहाँ पर सम अगर हम करते हैं इन सारी वैल्यूज़ का, 9 प्लस 15 प्लस 121 प्लस 51 प्लस 101 प्लस 81 प्लस 50 प्लस 16 प्लस 82 प्लस 11 प्लस 11, तो बन जाएगा 548 डिवाइड बाय कितनी वैल्यू में गिवन है, 11 प्लेयर का डेटा गिवन है तो डिवाइड बाय 11। अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर बनेगा 49.81। तो हमारा मीन निकल के आया यहाँ पर 49.81। अगर हम ऑप्शन चेक करते हैं, फर्स्ट में नहीं है तो ये आंसर नहीं है, ऑप्शन नंबर सी में नहीं है, ये आंसर नहीं है। अब ऑप्शन बी और डी में मैच कर गया, 49.81 49.81, मोड भी 11 11। तो हमें फिर थर्ड वैल्यू भी निकालनी पड़ेगी। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि ऑप्शन से ही हम कैंसिल कर सकते हैं वैल्यूज़ को और तीसरी चीज़ हमें निकालने की ज़रूरत नहीं होती है। तो हमें यहाँ पर मीडियन निकालना है। मीडियन निकालने के लिए हम सबसे पहले डेटा को अरेंज करेंगे, राइट। सो हम इसको अरेंज कर देते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर, यू कैन से असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर देते हैं। तो सबसे छोटी वैल्यू यहाँ पर 9 है, उसके बाद यहाँ पर 2 बार 11 है, बाकी सारी वैल्यू 1 1 टाइम है। फिर यहाँ पर हमें दिखता है 15 16, फिर यहाँ पर दिखता है हमें 50 51, फिर हमें यहाँ पर दिखता है 81 82, और फिर यहाँ पर हमें दिखता है 101 और 121। तो हमने यहाँ पर इसे असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया, इंक्रीजिंग ऑर्डर में हमने अरेंज कर दिया। अब अगर हम काउंट करते हैं तो यहाँ पर n जो है नंबर ऑफ डेटा गिवन टू, सो 11 है, 11 प्लेयर का डेटा में गिवन है जो कि एक ऑड नंबर है। क्योंकि ये ऑड नंबर है तो हमारे मीडियन का फॉर्मूला क्या बनेगा, मीडियन क्या हो जाएगा हमारा, वो हो जाएगा n प्लस 1 अपॉन टूथ नंबर टर्म। जो भी इतने नंबर की टर्म होगी वो हमारा मीडियन होगा। तो n यहाँ पर 11 है, 11 प्लस 1 12 अपॉन 2 विच इज सिक्स्थ नंबर टर्म जो है वो हमारा आंसर है, सिक्स्थ नंबर टर्म। तो हम काउंट करते हैं लेफ्ट टू राइट, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ, 50 जो है वो सिक्स्थ नंबर की टर्म है। तो जो हमारा मीडियन है वो 50 है यहाँ पर, राइट। तो 50 इज़ द मीडियन और ये हमारा ऑप्शन नंबर डी में है। तो ऑप्शन डी हमारा हो गया करेक्ट आंसर। दैट्स हाउ वी कैन फाइंड आउट मीन मीडियन एंड मोड, राइट। अगर यहाँ पर इवन नंबर होता, लेट्स से यहाँ पे 12 टर्म होती, तो हम क्या करते हैं यहाँ पर, फिर हमारा फॉर्मूला बनता मीडियन का, मीडियन फॉर इवन नंबर ऑफ टर्म इज n बाय 2 प्लस वंथ नंबर टर्म। यहाँ पर n प्लस 1 बाय 2 था और के केस में, और यहाँ पर n बाय 2 प्लस वंथ नंबर टर्म जो है वो हमारा आंसर हो जाएगा। आई होप ये सभी को समझ आया होगा। इसके बाद हम इफ़ यू वांट टू take a note, you can also take a note of these things, right। इसके बाद हम क्या करते हैं, वेट जस्ट गिव मी अ सेकंड। अगर हमारा इवन डेटा गिवन है तो इसमें फॉर्मूले में कुछ ऐड होगा, जस्ट गिव मी 1 सेकंड, आई थिंक आई रोट इट रॉन्ग हियर, n बाय 2 प्लस 1 प्लस n बाय 2 टर्म्स एवरेज, दिस इज द फॉर्मूला। क्या हुआ यहाँ पे, अगेन आई एम रिपीटिंग, अगर हमें ऑड नंबर में डेटा गिवन है तो हमारा मीडियन क्या हो जाएगा, n प्लस 1 अपॉन टूथ टर्म। लेट मी हाईलाइट दिस, if the data is odd then the formula for median is n plus 1 upon tooth number term.
लेकिन अगर हमें इवन डेटा गिवन है तो हमारे मीडियन का फॉर्मूला बनता है n/2 प्लस 1 प्लस n/2 टर्म्स एवरेज मीन्स एड दीज टू डिवाइड बाय 2. दिस इज द कंप्लीट फॉर्मूला. Okay, just correct it. I wrote it wrong before. Now please correct it. So yes, this is the formula. आई होप ये क्वेश्चन समझ में आया होगा. ऑप्शन डी इसका आंसर है. हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं. यहाँ पर हमें बोला है इन द गिवन फिगर ए बी सी डी इज अ ट्रेपेजियम, एफ जी एंड ई सी आर स्ट्रेट लाइन, फाइंड एंगल जी बी सी. विच मीन्स हमें यहाँ पर ये वाला एंगल फाइंड करना है जी बी सी. लेट्स से ये एंगल हमारा एक्स है. अब क्योंकि ये ट्रेपेजियम है, ट्रेपेजियम की प्रॉपर्टी होती है कि एडजेसेंट एंगल्स ऑन नॉन पैरेलल साइड आर सप्लीमेंट्री. इसका मतलब क्या हुआ कि जो पैरेलल साइड नहीं है ट्रेपेजियम की, यहाँ पर ए डी और एफ सी जो है वो पैरेलल साइड नहीं है, इनके ऊपर जो एडजेसेंट एंगल है वो सप्लीमेंट्री होंगे, उनका सम 180 होगा. मतलब कि एंगल ए प्लस एंगल डी इक्वल्स टू 180 एंड एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल्स टू 180. राइट. और क्योंकि ट्रेपेजियम क्या होता है, ट्रेपेजियम एक क्वाड्रिलेटरल है, क्वाड्रिलेटरल के सारे एंगल का सम जो होता है वो 180 होता है. राइट. यानी कि हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इक्वल्स टू 180 इक्वल्स टू 360. सॉरी, इक्वल्स टू 360. सारे एंगल का सम जो होता है वो 360 होता है. क्वाड्रिलेटरल के सारे एंगल का सम 360 होता है. अब यहाँ पर एंगल ए प्लस एंगल डी तो मिलके 180 बना रहे हैं. राइट. एंगल बी को अगर हम देखें तो ये दो टुकड़ों में बटा हुआ है, एक 30 है और एक एक्स हमें फाइंड करना है. और एंगल सी के लिए हमें गिवन है 45 इक्वल्स टू 360. राइट. सो एक्स को हम लेफ्ट हैंड साइड ही रखते हैं, बाकी सारे वैल्यूज को हम राइट हैंड ट्रांसफर करते हैं. 360 माइनस कितना हो जाएगा 180 प्लस 75 विच इज 225. राइट. सो ये 225 अगर हम माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 531. लेट मी चेक. 5 3 और 360 में से हमें माइनस करना है. किसको माइनस करना है? 75 180 प्लस 75 255. सॉरी, दिस इज 255 होगा यहाँ पर. तो ये हो गया हमारा 50 एंड 105 डिग्री. मीन्स ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर है. जो हमारा आंसर है इस क्वेश्चन का वो ऑप्शन नंबर बी रहेगा. आई होप कि ये जो कॉन्सेप्ट है और जो क्वेश्चन है सबको समझ में आया होगा. अगेन आई एम रिपीटिंग, ट्रेपेजियम की प्रॉपर्टी होती है एडजेसेंट एंगल ऑन नॉन पैरेलल साइड्स आर सप्लीमेंट्री. जो भी पास पास के एंगल हैं नॉन पैरेलल साइड पे उनका सम 180 होता है. ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं. यहाँ पर बोला है इन द गिवन फिगर विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट. कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल की बात हो रही है. ये हमारा ट्रायंगल 1 है, ये हमारा ट्रायंगल 2 है. देखो यहाँ पे क्या इक्वल है, यहाँ पे एक एंगल आर पी क्यू है वो इक्वल है एंगल पी आर एस के. तो हम अगर हम इसकी को ढूंढने की ट्राई करें तो हमें मिल जाएगा आर पी क्यू पी आर एस. देखो फर्स्ट को देखते हैं. आर से पी पे गए फिर क्यू पे आए, सो पी से आर पे गए फिर एस पे आए, मैच कर रहा है. राइट. सो यही हमारा आंसर होगा, इसके अलावा कोई भी आंसर नहीं होगा. देखो अगर यहाँ पे हम आर से पी पे गए फिर क्यू पे आए, यहाँ पे पी आर एस होना चाहिए. तो पी फिर आर आ गया फिर एस आया, ये जंप सही नहीं है. लास्ट से फर्स्ट फिर मिडिल, लास्ट से फर्स्ट फिर मिडिल. इसी तरीके से आर पी क्यू लास्ट फर्स्ट मिडिल, यहाँ पर आर पी एस नहीं बन रहा है. आर पी क्यू यहाँ पर आर पी पी आर एस, सो पी आर एस नहीं बन रहा है. सो इसलिए ऑप्शन ए ही हमारा करेक्ट कर रहा है. तो ऑप्शन हमारा आंसर है पी क्यू आर इक्वल्स टू आर एस पी. दीज टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल. राइट. हम ऐसे भी देख सकते हैं यहाँ पर पी क्यू जो है वो इक्वल होगा आर एस के, तो यहाँ पर पी क्यू फर्स्ट सेकंड इक्वल है आर एस के. इस तरीके से हम इसको समझ सकते हैं.
आई होप क्वेश्चन सबको समझ में आया होगा। हमें यहाँ पर सिर्फ ऑर्डर ऑफ वर्टिसेस देखना होता है कॉन्ग्रुएंसी के लिए और हमारा आंसर आ जाता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पर बोला है इन द गिवन फिगर द स्मॉल rectangles in the rectangle PQRS are identical. What is the ratio of the shaded portion to the unshaded portion? यहाँ पर टोटल कितने रेक्टेंगल है हम उनको एक बार चेक करते हैं। टोटल यहाँ पर रेक्टेंगल जो है 1 2 3 4 4 4 16 है। उसमें से शेडेड कितने हैं और अनशेडेड कितने हैं वो हम यहाँ पे काउंट करके लिख देंगे। शेडेड में हम उन्हें लिखते हैं जो हाफ या हाफ से ज़्यादा हो, ठीक है, उन्हीं को हम शेडेड काउंट करेंगे। तो 1 2 या हाफ से कम है तो नहीं काउंट करेंगे। 3 4 हाफ से कम नहीं काउंट करेंगे। 5 6 हाफ से ज़्यादा है, बाकी हाफ से कम है। तो यहाँ पे 6 शेडेड है, 16 में 6 गया तो 10 अनशेडेड बचे। तो रेशियो किसका पूछा है? शेडेड टू अनशेडेड। शेडेड 6 अनशेडेड 10। 2 से कैंसिल करो, 2 3 ज़ा 6 2 5 ज़ा 10, 3:5। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर है। तो हमारा यहाँ पर आंसर होगा करेक्ट ऑप्शन नंबर ए, राइट। अगेन आई एम रिपीटिंग, जो हाफ या हाफ से ज़्यादा है, हाफ से ज़्यादा वाले को हम 1 काउंट करेंगे, जो हाफ वाले हैं उनको हम हाफ काउंट करते हैं, 2 हाफ मिलके 1 बनता है। लेकिन हाफ से कम है उनको हम काउंट ही नहीं करते हैं। तो यहाँ पे जो भी हाफ से ज़्यादा है और हाफ तो है ही नहीं यहाँ पे, तो उनको हमने काउंट किया 1 2 3 4 5 6, बाकी को छोड़ दिया। तो 6 शेडेड है, बाकी अनशेडेड में आएंगे और हमारा आंसर आएगा। सो ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम चलते हैं। ओके, if 55% of 1000 divided by 60% of 2000 equals to k ratio 2k plus 2, then find the sum of digits of k। k जो भी आएगा उसकी डिजिट का सम निकालना है, k फाइंड नहीं करना है, हमें फाइंड करना है सम ऑफ डिजिट ऑफ k फाइंड करना है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है 55%, परसेंट हटाए तो डिवीजन में 100 आता है, ऑफ का मतलब इंटू 1000, डिवाइड बाय 60% हटाया डिवाइड में 100, ऑफ का मतलब इंटू 2000, इक्वल्स टू के। रेशियो का मतलब डिवीजन ही होता है अपॉन 2k प्लस 2। तो डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल हुए, डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल हुए, कितना बचा 550 डिवाइड बाय 1200, 62 ज़ा यस 120, सॉरी नॉट 1200, दिस इज 120, 62 ज़ा 120 इक्वल्स टू k अपॉन 2k प्लस 2। यस, दिस इज 2000। ओके, सो 2 जीरो आएंगे तो ये 1200 ही बचेगा। 60 20 ज़ा 200, राइट, 1200, 60 20 ज़ा 1200। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। 550 का मल्टीप्लाई होगा 2k प्लस 2 के साथ और 1200 इंटू के 1200 की, तो ये क्या 550 इंटू 1100 के प्लस 550 इंटू 1100 इक्वल्स टू 1200 के। हम 1100 के को ट्रांसपोज कर रहे हैं, ऐसे नेगेटिव बन जाएगा। तो 1200 के माइनस 1100 के इज 100 के इक्वल्स टू 1100 एज इट इज़। सो के इक्वल्स टू हो गया हमारा 1100 अपॉन 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हुए तो आंसर आया 11। ये के की वैल्यू आई, तो जो हमारा के निकल के आया वो आया 11। बट हमें जो भी के आता है उसकी सम ऑफ डिजिट निकालनी है। तो सम ऑफ डिजिट कितना हो जाएगा यहाँ पर 1 प्लस 1 11 में विच इज़ 2। तो यहाँ पर होगा आंसर 2। ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। तो यहाँ पर हमारा आंसर था ऑप्शन नंबर बी। आई होप ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। बस यहाँ पर ध्यान देने की बात थी कि हमें के नहीं निकालना था, हमें के की डिजिट का सम निकालना था, राइट। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पर बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर लाइन्स करेक्टली शोज द रैशनल नंबर 9/7 डिवाइड बाई 20/14। इसको हम पहले सिंप्लीफाई कर देते हैं। 9/7 फ्रैक्शन का डिवीजन है तो इनटू में जो हमारा डिवाइजर है उसको रेसिप्रोकेट कर दो 14/24, उसको उल्टा लिख दिया। सिंप्लीफाई करते हैं। 7 2 ज़ा 14, 2 12 ज़ा 24, 3 4 ज़ा 12, 3 3 ज़ा 9, यानी कि सिंप्लीफाई होने के बाद ये बनता है 3/4। यहाँ पर बोला है कौन सी नंबर लाइन करेक्टली शो करती है रेशनल नंबर 3/4 को। प्रॉपर फ्रैक्शन है और ये प्रॉपर फ्रैक्शन है तो 1 से छोटा होगा और पॉजिटिव है तो 0 से बड़ा होगा। तो हमें सेक्शन मिल गया यहाँ पर। जो हमारा सेक्शन है यहाँ पर वो क्या है
यस। सो ये जो नंबर होगा हमारा, ये 0 और 1 के बीच में लाई करेगा। 3/4 1 से छोटा है, प्रॉपर फ्रैक्शन हमेशा 1 से छोटा होगा, पॉजिटिव है तो 0 से राइट साइड में होगा। अब हमें डिनोमिनेटर को देखना है जो कि 4 है, तो हमें इस सेक्शन 0 और 1 के बीच वाले को 4 पार्ट में डिवाइड करना है। 4 पार्ट में डिवाइड करने के लिए हम 3 डिवीजन मार्क ड्रॉ करेंगे। 4 पार्ट में डिवाइड करने के लिए हम 3 डिवीजन मार्क ड्रॉ करेंगे। 4 पार्ट में डिवाइड हो गया। कैसे हो गया हम चेक कर सकते हैं, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट और फोर्थ पार्ट, राइट। उससे एक कम हमें डिवीजन मार्क ड्रॉ करने हैं। अब हमें देखना है न्यूमरेटर वो की 3 है और ये नंबर पॉजिटिव है, तो 0 से राइट साइड में थर्ड नंबर का डिवीजन मार्क, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, ये हो जाएगा 3/4। तो ऐसा कौन से ऑप्शन में गिवन है? ऐसा हमें सिर्फ ऑप्शन नंबर ए में गिवन है, तो ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, राइट। इस तरीके से हम इसे ड्रॉ कर सकते हैं और करेक्टली शो करता है ऑप्शन नंबर ए। आई होप ये समझ में आया होगा सभी को। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, वो बोल रहा है गिवन अ रेक्टेंगुलर ग्राउंड इज 90 मीटर लॉन्ग एंड 32 मीटर ब्रॉड। सो हम यहाँ पर एक रेक्टेंगुलर ग्राउंड ड्रॉ कर लेते हैं ताकि हमें समझ में आए अच्छे से। यस, ये जो हमारा ग्राउंड है ये 90 मीटर लॉन्ग है और 32 मीटर ब्रॉड है। इन द मिडिल ऑफ द ग्राउंड देयर इज अ सर्कुलर टैंक ऑफ रेडियस 14 मीटर। इसके मिडिल में एक सर्कुलर टैंक है ऑफ रेडियस 14 मीटर। सो यहाँ पर जो रेडियस है वो 14 मीटर है। जस्ट गिव मी अ सेकंड। यस, सो दिस इज 14 मीटर। अब क्या बोला है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ टर्फिंग द रिमेनिंग पोर्शन एट द रेट ऑफ 2.50 पर स्क्वायर मीटर। तो जो भी हमारा रिमेनिंग पोर्शन है ये वाला, इसकी टर्फिंग की हमें कॉस्ट फाइंड करनी है। तो ये पोर्शन है कितना हमें कैसे पता चलेगा? तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अगर हमें रिमेनिंग पोर्शन फाइंड करना है, पोर्शंस एरिया, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल माइनस एरिया ऑफ सर्कल। सो एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है लेंथ इंटू ब्रेथ माइनस पाई आर स्क्वायर। लेंथ इंटू ब्रेथ 90 इंटू 32 माइनस पाई 22/7 इंटू आर, रेडियस इज 14, सो 14 इंटू 14, आर स्क्वायर इज दैट। सो अगर हम 90 इंटू 32 करेंगे तो हो जाएगा 2880 माइनस 7 2 ज़ा 14, 22 2 ज़ा 44, 14 ज़ा 616, राइट। और अगर हम इन्हें माइनस करते हैं तो ये आता है 2264। यूनिट है मीटर में, तो मीटर स्क्वायर। इतना एरिया जो है वो रिमेनिंग है। इसकी हमें कॉस्ट फाइंड करनी है टर्फिंग की। तो कॉस्ट कैसे निकालेंगे अब हम, लेट मी चेंज द कलर। यस, तो कॉस्ट कितनी हो जाएगी, पर मीटर स्क्वायर हमें 2.50 रुपीज़ लग रहे हैं। सो 2264 मीटर स्क्वायर में कितने लगेंगे, इंटू 2.5 हम कर देंगे। तो जो हमारा आंसर बनेगा यहाँ पर वो बन जाएगा 5660 रुपीज़, 5660 रुपीज़। ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। सो इस क्वेश्चन का आंसर था हमारा ऑप्शन नंबर ए। आई होप ये क्वेश्चन देखो समझ में आया होगा। हमें रिमेनिंग पार्ट का टर्फिंग के लिए कॉस्ट फाइंड करनी थी, तो पहले हमने रिमेनिंग एरिया निकाला कि बचा कितना। तो हमने रेक्टेंगल में से सर्कल के एरिया को माइनस किया और उस एरिया को हमने कॉस्ट से मल्टीप्लाई करके आंसर फाइंड किया।
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस व्हेन c इज 9। सिंपल है, हमें से वैल्यू पुट करनी है तो हम पुट कर देते हैं 4c², सी क्यों 9 है, 9² 9 इंटू 9 आई एम राइटिंग, डिवाइड बाई 6 माइनस 25। थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं यहाँ पर। 3 3 ज़ा 9, 3 2 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, 3 2 ज़ा 6, 9 ज़ा 54 माइनस 25। अगर हम माइनस करते हैं 54 और 25 को तो बनता है 29, तो वैल्यू आ गई 29। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हियर। इस क्वेश्चन का आंसर हमारा हुआ ऑप्शन नंबर सी। सिंपल सा था, हमें बस वैल्यू पुट करनी थी सी की और इसको सिंप्लीफाई करना था और हमारा आंसर आ गया। आई होप ये क्वेश्चन भी सभी को समझ में आया होगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। सो अगेन हम एक बार पहले नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं। यस, लेट मी जस्ट इंक्रीज इट्स विथ। ओके, अब हम क्या करते हैं यहाँ पर, ये हमारा ज़ीरो है, ज़ीरो के लेफ्ट में सारी वैल्यू नेगेटिव होती है और ज़ीरो के राइट में सारी वैल्यू पॉजिटिव होती है। अब हम चेक करते हैं कौन सा इनकरेक्ट है, हमें वो फाइंड करना है, राइट। इनकरेक्ट, सो वन बाय वन चेक करते हैं। -5/8 लाइज टू द लेफ्ट ऑफ जीरो, यस, माइनस नेगेटिव वैल्यू जीरो के लेफ्ट में लाई करती है, ये करेक्ट है ऑन द नंबर लाइन। ऑन द नंबर लाइन 3/7 लाइज टू राइट ऑफ जीरो, 3/7 पॉजिटिव है, वो जीरो के राइट में ही लाई करेगा, ये भी करेक्ट है। सी, रैशनल नंबर 1/2 एंड -1/2 आर ऑन ऑपोजिट साइड ऑफ जीरो ऑन द नंबर लाइन, करेक्ट है। 1/2 पॉजिटिव है, वो जीरो के राइट में होगा, -1/2 नेगेटिव है, जीरो के लेफ्ट में होगा, तो वो ऑपोजिट साइड में होंगे नंबर लाइन के, ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। और यहाँ पर बोला है सम ऑफ रैशनल नंबर 5/3 एंड -1 इज नॉट जीरो, तो 5/3 प्लस -5/3 हमें ऐड करने हैं, उनका सम जीरो नहीं है ऐसा बोल रहा है। अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो 5/3 प्लस माइनस बिकम -5/3, एक वैल्यू पॉजिटिव एक नेगेटिव है, दोनों कैंसिल होकर बन जाएगा जीरो, तो इनका सम जीरो ही आएगा, बट यहाँ पे नॉट जीरो लिखा हुआ है, इसलिए ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है और यही हमारा आंसर है। हमें इनकरेक्ट फाइंड करना था, तो ऑप्शन डी हमारा आंसर है, डी इज इनकरेक्ट हियर। आई होप ये क्वेश्चन भी सभी को समझ में आया होगा और नंबर लाइन का कॉन्सेप्ट भी सभी को समझ में आया होगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, हमें इसे सिंप्लीफाई करना है। सो यस, लेट्स सिंप्लीफाई इट। हमें क्या करना है यहाँ पर कि जो ब्रैकेट्स हैं उन्हें हमें सिंप्लीफाई करना है। तो हम यहाँ पे चेक करते हैं कि जो हमारा सबसे पहले हमें क्या सॉल्व करना होता है। तो सबसे पहले हमें सॉल्व करना होता है यहाँ पर जो वैल्यू बार के अंदर है। तो पहले मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ यहाँ पर, 8 - 3 हो गया 5, इसके आगे माइनस है, फिर 2 है, फिर माइनस है, फिर कर्ली ब्रैकेट एंड देन स्क्वायर ब्रैकेट, डिवाइड कर्ली ब्रैकेट क्लोज, डिवाइड बाय 3 कर्ली ब्रैकेट 5 प्लस स्मॉल ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, -3 इंटू -1 हो जाएगा, प्लस का 2 कर्ली ब्रैकेट स्क्वायर ब्रैकेट। ओके, यहाँ पे बाहर है -3 माइनस और यहाँ पे 63 है। अब हम सॉल्व करते हैं कर्ली ब्रैकेट को, यहाँ पर -2 -5 बिकम -7, तो ये जाएगा 63 माइनस -3 एज इट इज, स्क्वायर ब्रैकेट कर्ली ब्रैकेट हम सॉल्व कर रहे हैं, हो गया -7, डिवाइड बाय 5 + 2 7 3 ज़ा 21 और स्क्वायर ब्रैकेट, हमने कर्ली ब्रैकेट को सॉल्व किया अभी। अब हम फर्दर सॉल्व करते हैं, 63 माइनस -3 एज इट इज, यहाँ पे ब्रैकेट से ब्रैकेट टच हो रहा है, मतलब मल्टीप्लाई का साइन है, और ये है -7/21। मैं इसको ऐसे लिख रहा हूँ, -7/21। पहले डिवीज़न ही सॉल्व होगा क्योंकि ये ब्रैकेट के अंदर है, तो हम इसको सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा यहाँ पर 7, जस्ट गिव मी अ सेकंड, 7 3 ज़ा 21, तो ये हुआ 63 माइनस ब्रैकेट -3 इंटू ब्रैकेट -1/3, क्योंकि -7/21 था। अब हम ब्रैकेट का मल्टीप्लाई करेंगे, 63 माइनस 3 से 3 कैंसिल हुआ, माइनस से माइनस कैंसिल हुआ, तो ये बचा यहाँ पे 1, पॉजिटिव 1, और यहाँ पे माइनस था बाहर, राइट। तो ये हो गया 63 माइनस 1 विच इज 62, तो हमारा आंसर हुआ ऑप्शन नंबर सी। दिस इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगेन आई एम रिपीटिंग, यहाँ पे
इस वाले माइनस से बाकी के माइनस कैंसिल नहीं होंगे, वो अपने आप ही कैंसिल हो रहे हैं। -3 इंटू -1/3 प्लस का 1 होता है, तो हमने ब्रैकेट में +1 लिखा, उसके बाहर माइनस था तो वो अगेन -1 बन गया। 63 -1 62, तो ऑप्शन सी हमारा आंसर हो गया। आई होप ये क्वेश्चन सभी को समझ में आया होगा। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर बोला है शिफ्टिंग वन टर्म फ्रॉम वन साइड ऑफ एन इक्वेशन टू अनदर साइड विथ अ चेंज ऑफ साइन इज नोन एज व्हाट। हमने स्टार्टिंग में बात करी थी, इसको हम बोलते हैं ट्रांसपोजिशन, राइट? दिस इज कॉल्ड ट्रांसपोजिशन। ओके, दिस इज सिंपल, आई होप एवरीवन अंडरस्टूड दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। Okay, Kiran spent 6x on a book, rupees 6 on food and had 18 left. What was the sum of money she had at first? यानी उसके पास टोटल कितना अमाउंट था, एक्सप्रेस योर आंसर इन टर्म्स ऑफ एक्स। तो 6x बुक में स्पेंड कर दिया, प्लस 6 रुपीज़ फूड में, और अभी 18 रुपीज़ के पास बचे हैं। तो बस इतना मनी टोटल था, हम इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं। 6 + 18 कितना हो जाएगा, 24। 6x + 24, फर्दर में इसको सिंप्लीफाई नहीं कर सकते क्योंकि ये लाइक टर्म नहीं है, 6x एक वेरिएबल टर्म है और ये न्यूमेरिकल टर्म है। तो आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 6x + 24। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो हमारा आज का होगा लास्ट क्वेश्चन। तो हम उसे भी एक बार देख लेते हैं कि उसका आंसर हमारा कितना बन रहा है। ओके, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज सेशन। यहाँ पर बोला है गिवन फिगर इज फॉर्म्ड बाय 2 क्वार्टर सर्कल एंड द एरिया ऑफ शेडेड स्क्वायर इज 49 सेंटीमीटर स्क्वायर, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द फिगर। हमें इस फिगर की पेरीमीटर फाइंड करनी है। पेरीमीटर जो होती है वो आउटर बाउंड्री होती है हमेशा। अब हमें स्क्वायर का एरिया गिवन है, देखिए एरिया ऑफ स्क्वायर जो होता है वो होता है साइड स्क्वायर। तो अगर हमें साइड निकालनी है तो उसके लिए हमें एरिया का स्क्वायर रूट लेना होगा। तो यहाँ पर साइड कितनी आ जाएगी, जो एरिया है हमारा 49 का स्क्वायर रूट विच इज 7 सेंटीमीटर। तो ये जो छोटा सा स्क्वायर है इसकी साइड यहाँ पर 7 है। अगर हम ध्यान से देखें, जैसे अगर मैं इसको नाम दे दूँ ए बी और सी, तो ये जो ए बी सी हमारा क्वार्टर सर्कल है, इसका सेंटर सी है। तो इसकी रेडियस कितनी बनेगी, इसकी रेडियस बनेगी, जो बी सी लेंथ है वो कितनी है 14, तो बाहर वाली, प्लस जो हमारा स्क्वायर है उसकी साइड 7 विच इज 21 सेंटीमीटर। और सेम तरह का क्वार्टर सर्कल राइट साइड में भी है, तो उसकी जो भी रेडियस है वो यही रहेगी। दिस इज रेडियस ऑफ द क्वार्टर सर्कल, राइट? 2 क्वार्टर सर्कल इक्वल्स 1 हाफ सर्कल, राइट? सो बस हमें क्या करना है, हमें इसका पेरीमीटर फाइंड करना है। तो पेरीमीटर में क्या क्या आ रहा है, 2 क्वार्टर सर्कल की, लेट मी चेंज द कलर वंस। Yes, you can see which color, okay, you can see ये वाली बाउंड्री एक क्वार्टर सर्कल की, ये वाली बाउंड्री दूसरे क्वार्टर सर्कल की, और दोनों क्वार्टर मिलके बनता है हाफ। तो हाफ जो बाउंड्री होती है वो होती है पाई आर। 2 पाई आर जो है सरकमफ्रेंस वो फुल सर्कल की होती है, हाफ सर्कल की सरकमफ्रेंस हम बात करें तो वो पाई आर होती है। उसके अलावा क्या क्या आ रहा है, उसके अलावा ये वाली लाइन आ रही है 14, ये वाली लाइन 14, ये वाली लाइन 14 और ये वाली लाइन 14, 4 लाइन्स ऑफ 14 सेंटीमीटर, सो प्लस 14 इंटू 4, ये होगा यहाँ पर पेरीमीटर। सो ये हो जाएगा पाई 22/7, रेडियस हमारी हमने निकाली 21, प्लस 14 4 ज़ा 56, 7 3 ज़ा 3, 22 ज़ा 66 प्लस 56 विच इज़ 122, विच इज़ ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। तो यहाँ पर 122 सेंटीमीटर जो है वो हमारा पेरीमीटर होगा इस फिगर का। तो यहाँ पर ध्यान क्या देना है, हमें यहाँ पर ध्यान देना है कि हमें रेडियस निकालनी है इस क्वार्टर सर्कल की। उसके बाद जो है हमें
पेरीमीटर निकालना है, क्योंकि ये 14 जो हमें गिवन था ये हमें रेडियस नहीं गिवन थी। अगर मैं इन्हें इरेज करूँ तो यू कैन सी ये जो हमें 14 गिवन था ये सिर्फ इतनी सी डिस्टेंस है, इसमें इस स्क्वायर की साइड भी ऐड होगी विच इज़ 7 हमने फाइंड करी। तो 14 प्लस 7 21 जो है वो पूरे क्वार्टर सर्कल की रेडियस है, या फिर हम बोल सकते हैं सर्कल की रेडियस है। सो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। एंड यस, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। ऐसे हम बहुत सारे क्वेश्चन करने वाले हैं अलग अलग टॉपिक्स पे, बहुत सारे प्रीवियस क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे और कॉन्सेप्ट को समझेंगे, टिप्स और ट्रिक्स के साथ समझेंगे। तो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। टिल देन कीप लर्निंग, कीप स्टडिंग। थैंक यू वेरी मच।